नमस्कार दोस्तों। तो आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए मार्केट में सेंसेक्स में यहाँ पे 1.37% का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। इसके पीछे मेजर कुछ रीजंस थे जिसको हम आने वाली अगली स्लाइड्स में देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। मिड कैप इंडेक्स इटसेल्फ 4% के आसपास गिरा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास गिरावट देखने को उसमें भी मिली है। आईटी स्टॉक्स के जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे उसमें थोड़ी सी कम गिरावट मिली, तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स एज वेल एज जितने भी स्मॉल एंड मिड कैप है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। और अगर बात करें लोअर सर्किट की तो देखिए यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट वारी रिन्यूएबल ने टेक्नोलॉजीज़ ने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे जो इनके सीएफओ थे, एज जैसा कि आपको पता होगा कि 7 जनवरी को यहाँ पे उनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया गया था उनके द्वारा। तो उसके बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को इसमें मिली है। तो आज लगभग इन्वेस्टर्स की 14 लाख करोड़ रुपीज़ की जो वेल्थ है वो ऑलमोस्ट गायब हो गई कुछ ही घंटों में। तो इसके पीछे मेजर इकोनॉमिक एज वेल एज ग्लोबल रीजंस हैं जिनको हम एक वन बाय वन करके देखेंगे। तो देखिए पहला जो ग्लोबल रीज़न है अगर बात करें तो वो है यूएस जॉब डेटा की। तो यूएस में जो जॉब को लेकर डेटा आया जहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिए जो यूएस में जॉब्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1,65,70,000 के आसपास रेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो यूएस का डेटा आया वो 2.56 लाख जो जॉब थी उनके साथ आया। तो यहाँ पे जो जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है दर वो काफ़ी अच्छी रही है एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट कम होने की जो चांसेस थे वो और भी ज़्यादा घट गए हैं। तो यहाँ पे अब जो मार्केट एक्सपर्ट्स है वो ये मान के चल रहे हैं कि जो फेडरल रिज़र्व है वो आने वाले जो अपकमिंग एफओएमसी की मीटिंग है उसमें रेट कट शायद ना करे, या मार्च के में जो एक और मीटिंग होगी उसमें भी वो पॉसिबल ऐसा डिसीज़न ले कि 2025 में वन ही रेट कट हो। तो सबसे पहला रीज़न तो ये देखने को मिला है रेट कट की वजह से, जो कि जॉब्स डेटा के अनुसार चलता है। बात करें दूसरे रीज़न की तो देखिए यहाँ पे दूसरा रीज़न है जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। तो इसके पीछे जो रीज़न है देखिए एक कोरिलेशन ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड्स जो है वहाँ पे अच्छा करेंगी तो जो भी डेट सिक्योरिटीज़ जो यूएस गवर्नमेंट इशू करती है तो उसके बिहाफ पे अगर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और बाकी की जितनी भी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं वहाँ से अपना पैसा निकालेंगे। तो इसके पीछे ये भी रीज़न देखने को मिला कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे उनके यील्ड्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। और बात करते हैं अब हम थर्ड फैक्टर की। तो देखिए थर्ड फैक्टर है यहाँ पे एफआईआई की सेलिंग। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक देखें डेटा एज ऑन 10 जनवरी 2025 तो ईयर टिल डेट यानी कि 10 दिनों के अंदर जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुई हैं उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन का यहाँ पे बिक वैल्यू हुई है। 22,259 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे इक्विटीज़ की सेलिंग एफआई द्वारा की जा चुकी है। और आज का अभी डेटा अभी नहीं आया तो उसके अवेलेबल होने के बाद और भी चांसेस है कि आज भी काफ़ी अच्छी एफआईआई के द्वारा बिकवाली की गई होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है कि जो मार्केट है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बात करें तो देखिए इसके बाद जो चौथा फैक्टर मुझे लगता है कि वो है ऑयल कि जो क्रूड ऑयल प्राइजेज़ है वो 3 या 4 मंथ के अपने हाई पे हैं। तो यहाँ पे 80 के आसपास यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए एज़ वेल एज़ जो हमारी बगल में जो नेशन है चाइना के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा माना जा रहा है कि यूएस की तरफ से रशिया में और ज़्यादा सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो अगर सप्लाई टाइट होती है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि चीज़ें उतनी है नहीं और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं एचपीसीएल बीपीसीएल इनके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और जो रिफाइनरीज़ हैं इसके साथ एविएशन स्टॉक में भी, क्योंकि इनका जो क्रूड यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जितनी भी पेंट एंड टायर कंपनीज़ हैं तो यहाँ पे क्रूड डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं बेसिकली।
तो यहाँ पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जितने भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल एज ए यूज़ करते हैं कंपनियों को। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का बढ़ना एक फिजिकल डेफिसिट को भी यहाँ पे अपनी इंडियन इकोनॉमी पे असर डालेगा, क्योंकि हमें फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए, जो कि हमारा बिल बढ़ाएगा। फिफ्थ अगर हम बात करें फैक्टर की, तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ फैक्टर है रुपी, जो INR USD टू INR जो रेशियो है। तो यहाँ पे 86.51 अप्रॉक्सीमेटली अभी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए 86 क्रॉस कर चुका है, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि 87, 89, इवन 92 तक भी जा सकता है इन फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो इसके पीछे रीज़न है, देखिए जितना भी FII का जो आउटफ्लो हो रहा है, जितने भी ऑफलोडिंग हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ रही है। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी जो है उसको डिप्रिशिएट होता है, यानी कि उसकी वैल्यू गिरती है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि फिर से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, कि फिर एक करेंसी रिस्क क्रिएट हो जाता है FII के लिए, फिर वो और बेचते हैं, और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस चलती चली जाती है। तो इस कारण भी मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने सिक्स्थ फैक्टर की। तो देखिए सिक्स्थ फैक्टर है यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी GDP एस्टीमेट आया, उसमें उनका मानना है कि FY25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो GDP की रियल रेट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 6.4% के आसपास देखने को मिल सकती है। तो जो प्रोजेक्शन आया है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे मान के चल रही है कि हाँ, कि मान के चल रही है कि इकॉनमी में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि स्लो डाउन हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इसका रेमिफिकेशन, इसका असर ज़्यादा कंज्यूमर और बिजनेस के जो विश्वास है उस पर पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर इकॉनमी में प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो जितनी भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू जाहिर सी बात है डाउन होगा। यहाँ पे कंजम्पशन नहीं होने वाला है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं क्रेडिट डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एज वेल एज चल ही रहा है इन्फ्लेशन के कारण। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कई लोग अभी भी क्रेडिट लेने से बच रहे हैं। तो इसका जो विसीशियस साइकिल है, इसमें कहीं ना कहीं असर काफ़ी देखने को मिल रहा है इकॉनमी की डाउन होने की वजह से। और ये जो 6.4% का प्रोजेक्शन दिया गया, ये लोएस्ट है 4 ईयर्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता है एज अ इकोनॉमिस्ट को भी, और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हम सेवन्थ फैक्टर की बात करें, तो देखिए यहाँ पे सेवन्थ फैक्टर है अर्निंग्स डाउनग्रेड। तो यहाँ पे जितना भी अर्निंग का मामला अगर देखा जाए, तो लास्ट कोविड के बाद से यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला था अर्निंग के मामलों में, यानी कि कंपनियों की जो अर्निंग थी, EPS अर्निंग पर शेयर, वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन भी कर रहे थे लोग हर चीज़ में। लेकिन उसके बाद से लास्ट 2 और 3 क्वार्टर्स में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। और ऐसा मानना है कि एनालिस्ट का कि FY25 में जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग देखने को नहीं मिलने वाला है, और जो अर्निंग ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में या लोएस्ट 2 डिजिट में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये फैक्टर काफ़ी असर कर रहा है हमारी इकॉनमी पर, और इसका असर सीधा हमारा डाउन जो P रेटिंग होगी उसकी डी रेटिंग होगी। जितनी भी कंपनियों के जो काफ़ी ज़्यादा वो दौड़ लगा चुके थे शेयर प्राइजेस फंडामेंटल से अहेड, और उसकी जो वैल्यूएशन थी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी थी, उनकी अब उनका जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं अब एक फेयर वैल्यू पे आते हुए दिखेगी। तो वहाँ पे भी इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली और डाउनफॉल देखने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें, तो नेक्स्ट है देखिए आपका इन्फ्लेशन। तो है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो इन्फ्लेशन है हर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसके कारण जो है कंज्यूमर डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं घटती चली जा रही है। क्योंकि हर व्यक्ति जो भी वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और डिस्पोजेबल इनकम कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं मिल रही है, इंक्रीमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लोगों की नहीं बढ़ पा रही। तो इन्फ्लेशन एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिसीज़न हमें लेना चाहिए बाय एंड सेल के रिगार्डिंग, या कब हमें इसमें अपना जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कैसे देख के चलना चाहिए। तो देखिए अभी 2 इवेंट्स आने वाले हैं
पहला इवेंट जैसा कि आप जानते हैं कि इमीडिएट इवेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उनकी 20 जनवरी को, और दूसरा 1 फरवरी को, जैसा कि आपको पता है बजट आने वाला है। तो ये 2 इवेंट हैं। इन दोनों मेजर इवेंट में अगर कोई भी इवेंट पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा संभल सकता है। बाकी जब तक ये दोनों इवेंट नहीं हो जाते तब तक तो हमें कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, यानी कि एक बार में कोई भी लमसम अमाउंट नहीं डालना चाहिए किसी में भी। अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी होल्डिंग है अगर उसमें अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट आपको देखने को मिलता है तो आप स्टैगर्ड मैनर में उसको लेके चल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपना डिसीज़न अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही लीजिएगा। तो ये 2 इवेंट जैसे ही होते हैं उसके बाद ही आप कोई भी डिसीज़न ले लीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वेदर यू वांट टू बाय और सेल और होल्ड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।